आज का क्लास शुरू करते हैं। फिर ये चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्रेस के बारे में है। मध्य प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर हैं ये आज दो नए चीता को रिलीज करेंगे वाइल्ड में, कूनो नेशनल पार्क में। और ये जो एक हमारा एम्बिशियस चीता प्रोजेक्ट है उसको ये और आगे जो है वो बढ़ाता है। प्रोजेक्ट चीता ये लॉन्च हुआ था सितंबर 2022 में। इसके तहत 8 चीता उनको जो है वो नामीबिया से सबसे पहले ले आया गया था कूनो नेशनल पार्क में। तो ये पहला अपनी तरह का इंटर कंटिनेंटल बिग कैट रीलोकेशन प्रोजेक्ट है। और इसके बाद साउथ अफ्रीका से जो है वो 12 चीते आए। फिर इसके बाद अभी रिसेंटली फरवरी में 9 जो है वो बोत्सवाना से ले आए गए हैं। ठीक है। और मार्च 2023 में फीमेल चीता था ज्वाला। इन्होंने जो है वो भारत के पहले चीता कब को जो है वो बर्थ दिया था 70 इयर्स में। फिर अभी तक जो इंडिया में बॉर्न कब्स हैं उनका नंबर 37 है। और टोटल जो चीता पॉपुलेशन है कूनो नेशनल पार्क में वो 57 है। और अभी नवंबर 2025 में मुखी, ये एक इंडियन बॉर्न चीता है जिसने कब्स को जो है वो जन्म दिया। तो ये एक मेजर माइलस्टोन है, एक पूरा साइकिल है जिसके तहत री इंट्रोड्यूस किया गया चीता को, जो कि भारत से एक्सटिंक्ट हो चुके थे 1952 में, बिकॉज ऑफ जैसे कि हंटिंग, हैबिटेट लॉस और शिकार नहीं था इस वजह से। तो फिर भारत का एक कमिटमेंट था कि हम जो है ये जो हमारी जो बिग कैट्स हैं इनको री इंट्रोड्यूस करेंगे, इनको कंजर्व करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। उसके तहत ये पूरा कार्यक्रम जो है वो चला है। तो अभी ये काफी सक्सेसफुल अभी फिलहाल तक हो गया है। चीता को एसिनोनिक्स जुबैटस भी कहा जाता है। 1952 में ये एक्सटिंक्ट हुआ था यहाँ पे। और कूनो नेशनल पार्क को जो है वो एक साइट के तौर पे सेलेक्ट किया गया था क्योंकि ये एक बहुत फिजिबल है, यहाँ पे का जो लोकेशन है, जो एरिया है, जो हैबिटेट है, प्रे बेस है। मतलब प्रे बेस का मतलब होता है कि शिकारी है ये सब, चूंकि तो इनको शिकार चाहिए, तो इसके लिए ये एक बेहतर प्लेस है जहाँ पे ये ग्रो कर सकते हैं इनकी पॉपुलेशन। और इसके अलावा अ, और भी प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। जैसे हमको पता है कि हमारा प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो काफी सक्सेसफुल है ही। एशियाटिक लायंस के नंबर को बढ़ाने के लिए भी गिर नेशनल जो पार्क है हमारा, वहां पे काफी सारा काम किया गया है। और बिग कैट्स जितनी भी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उनके कंजर्वेशन के लिए काम जो है वो चल रहा है। तो ये याद रखना। अब जैसे कभी कभी छोटे एग्जाम में ज्वालामुखी इनके बारे में भी पूछ सकता है कि क्या है। ये पहली जो है वो इंडियन बॉर्न चीता है जिसने अभी रिसेंटली जो है वो कब्स को जन्म दिया। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। फिर इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। और इनका एक बुक है, ये लॉन्च हुआ है, इसका नाम है द बेंच, द बार एंड द बिजार एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल। मतलब ये एक तरह से ये है, इसमें काफी सारे जो अभी सीजेआई ने और जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इसमें जो कोर्ट वगैरह में जो हास्यास्पद जो वो इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें कि थोड़ा सा ह्यूमर होता है, उस चीज को जो है वो पूरा रखा गया है। एक तरह से कॉमिक टेल्स हैं ये। ठीक है। तो इसको कल रिलीज किया गया, तो इसका बस नाम याद रखना। और इसमें जो है वो आ, हमारे जो गृह मंत्री हैं वो भी थे पूरे कार्यक्रम में। और तो जैसे अब सॉलिसिटर जनरल के बारे में है तो इनके बारे में पता होना चाहिए। तो उसमें काफी अपने लोगों ने इनको प्रेज किया कि हाँ इस तरह का बुक लेके आए हैं कि हमेशा सीरियस उसमें नहीं देखा जाना चाहिए, थोड़ा सा एक लाइट वे में भी चीजों को रखना चाहिए। फिर वर्ल्ड ल्यूपस डे ये कल सेलिब्रेट किया गया। और 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे ग्लोबली मनाया जाता है ल्यूपस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। ये एक कॉम्प्लेक्स ऑटो इम्यून डिजीज है जिनसे मिलियंस ऑफ जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। और इसका उद्देश्य है कि लोगों को हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं उनको एजुकेट करना अबाउट दिस डिजीज, की इस डिजीज का कितना जो है वो हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है डेली लाइफ पे। और जो अभी 2026 का जिस वर्ल्ड का थीम है वर्ल्ड ल्यूपस डे का, वो है मेक ल्यूपस विजिबल। और काफी समय तक ये जो है वो इसके सिम्टम जो है वो
नहीं पता चलते हैं या समझ नहीं आता है। ठीक है, ये एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही बाय मिस्टेक हमारे ही जो हेल्दी टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उन पे अटैक करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। और जो हमारी स्किन है, जॉइंट्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, इन पे बुरा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है मार्क करने के लिए कल ये सेलिब्रेट किया गया, और बताया जाता है कि इसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड 5 मिलियन जो पीपल हैं वो अफेक्ट होते हैं। और 90% केसेस इसमें मतलब एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में देखें हम तो जो इम्पोर्टेंट है कि ये वुमेन में होता है, स्पेशली जो चाइल्ड बियरिंग एज में है उनमें। और ज्यादा ये जो डिजीज है ये अफ्रीका, एशिया, इनके जो है और जो हिस्पैनिक डिसेंट के लोग हैं उनमें काफी ये देखने को मिलता है। तो ल्यूपस डिजीज के बारे में भी जो है वो इसको याद रखना। फिर इसके अलावा अभी यूनियन लेबर मिनिस्ट्री इन्होंने अनाउंस किया है कि ये फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप कराएंगे फॉर जो वर्कर्स हैं एज 40 और मोर। और इसके लिए जो है वो जो जो न्यू लेबर लॉ कोड्स हैं, इनमें जो प्रोविजंस हैं उनका पूरा यूज जो है वो करेंगे। और अगर हम देखें तो जो हेल्थ ऑब्लिगेशंस हैं वो भी हैं कि वर्कर्स की सेफ्टी को कैसे ध्यान में रखा जाए। इसके पहले के भी काफी सारे एक्ट हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट था, और इसके अलावा ईएसआई एक्ट 1948 था। फिर अभी हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड आया है। तो इसके तहत जो हैजार्डस कंडीशन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं और जो टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह को जो है वो हैंडल करते हैं, तो उनका रेगुलर चेकअप जरूरी है, और ताकि इनके जो इलनेस वगैरह उसके बारे में पता चल सके। तो इसी के लिए अब ये जो है वो नए प्रोविजन को मतलब इनको किया है कि हम जो है वो पूरा वो करेंगे, चेकअप वगैरह कराएंगे, जिसका जो लाभ है वो मजदूरों को, जो वर्कर्स हैं उनको जो है मिलेगा। और इसमें कहा गया है कि अभी जो ई श्रम पोर्टल है ये लॉन्च हुआ था 2021 में, जिसके तहत जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, जो डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, हेल्पर्स हैं, उनके बारे में जानकारी मिले। और इसमें अभी तक जो है वो 31 करोड़ लोग जो है वो जुड़े हैं। और माना जा रहा है कि इसको और इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है कि लोग इससे ज्यादा से ज्यादा जो है वो जुड़े। और कोशिश रहेगी कि लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो इनका जो बेनिफिट है वो उन तक जो है वो पहुंचेगा। ठीक है, ये है। फिर हैंटा वायरस का जो आउटब्रेक हुआ है, ये क्रूज शिप था। अब जो कि जैसे ऐसा ये आउटब्रेक जो होता है ऊपर तो वाली न्यूज थी ये फिर ये हैंटा वायरस आउटब्रेक का है। तो जैसे इस तरह में जैसे आउटब्रेक वगैरह होते हैं तो वायरस तो इम्पोर्टेंट रहेगा। अब ये कौन सी क्रूज शिप पे हुआ, एमवी हॉन्डियस। ठीक है, और अभी ये स्पेन के कैनरी आइलैंड में जो है वो इसको रख वो डॉकिंग इसकी हुआ है, वहीं पे है ये। और ये शिप जो है वो अर्जेंटीना से चली थी, काफी सारे कंट्रीज से होकर ये गुजरा। तो वहां पे भी एक अलार्म जो है वो स्थिति है, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन होता है। और इस पर्टिकुलर जो डिजीज है इसमें 8 वीक्स तक जो है वो लग जाते हैं, जो सिम्टम्स हैं उनके आने में। तो इसको लेके काफी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। जितने भी शिप पे पैसेंजर्स थे, सबको जो है वो उनका ट्रैकिंग पूरा किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या कंडीशन है। और हैंटा वायरस जो है ये रोडेंट्स जो होते हैं, चूहे वगैरह, उनके से फैलता है, उनका जो एक्सक्रीटा होता है उससे। और फर्टिलिटी रेट जो है वो काफी ज्यादा है इसका, इसमें लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये इस पे पूरा नजर में रख रहे हैं। तो शिप का नाम और ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी तो ये पूरा चला ही हुआ है, और डब्ल्यूएचओ ने ये वार्निंग भी जो है वो दे रखी है। फिर मिजोरम का काथा नॉर्थ विलेज काउंसिल है, और इसने जो है वो टॉप रैंक पाया है नेशनल लेवल इन द क्लीन एंड ग्रीन पंचायत कैटेगरी में। जैसा कि मैंने कल बताया था कि पंचायत इंडेक्स पे का पूरा निकला है कि क्या रैंकिंग है। और उसमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पंचायत ने कैसा कैसा परफॉर्मेंस किया है डिफरेंट कैटेगरीज में, उनके बेसिस पे उनको अवार्ड दिया गया है। तो ये दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार में क्लीन और ग्रीन पंचायत कैटेगरी में मिजोरम का ये जो विलेज है ये टॉप रैंक इसको मिला है। तो ये रिकॉग्नाइज करता है कि कैसे इन्होंने सैनिटेशन पे, इकोलॉजिकल बैलेंस पे, कम्युनिटी वेलफेयर पे जो है वो काफी काम जो है वो किया है। तो दिखाता है कि इन्होंने कम्युनिटी को लेके बेहतर तरीके से काम किया है।
फिर जोसेफ विजय, इन्होंने जो है वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के तौर पे कल शपथ ली। इनकी पार्टी है टीवीके या तमिलाग वेत्री कजंगम। और कल जो है वो नेहरू इंडोर स्टेडियम में स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई और इनको ओथ दिलाया गया। और 1967 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि ना तो डीएमके और ना ही एआईडीएमके दोनों की गवर्नमेंट ना बन के कोई थर्ड पार्टी की जो है वो सरकार जो है वो तमिलनाडु में बनी है। इसके पहले इन्हीं दोनों की सरकारें रहती थी, 5 साल इनकी 5 साल उनकी, इस तरह से। और ये एक काफी पॉपुलर एक्टर भी हैं। ठीक है। और इनको जो है वो इनकी टोटल 108 सीट्स आई थी जो अभी इलेक्शंस हुए थे। और इनको कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल इन्होंने जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड किया। इनका 120 एमएलए इनके हो गए हैं और इनका भी फ्लोर टेस्ट होगा। फिर इसी तरह जैसे कि पुदुचेरी में हुआ था, 4 स्टेट्स थे और एक यूनियन टेरिटरी के इलेक्शंस हुए थे। तो पुदुचेरी में फिर से जो है वो एनडीए का जो सरकार था अलायंस, उन्होंने जो है वो इनको जो है मेजोरिटी मिली थी। तो अभी ये फिर से एन रंगास्वामी है, रंगास्वामी ये जो है वो इनको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया है चीफ मिनिस्टर ऑफ पुदुचेरी। और फिर ये जो नई गवर्नमेंट है ये पूरा शपथ लेगी। अब चूंकि हमें पता है कि ये एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसलिए यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो इनको अपॉइंट करेंगे आफ्टर इलेक्शन। और ये एन रंगास्वामी, ये 76 ईयर ओल्ड पॉलिटिशियन है और ये इनका रिकॉर्ड 5th टर्म है। और इनकी पार्टी है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और एनडीए का इनको सपोर्ट है। और इसके पहले इन्होंने जिनका एक लॉन्ग पॉलिटिकल करियर रहा है, ये 2001 से 2006 तक चीफ मिनिस्टर रहे थे पुडुचेरी के। फिर उसके बाद 2006 से 2008 तक कांग्रेस लीडर के तौर पे थे। फिर बाद में इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, एआईएनआरसी, और फिर ये 2011 से 16 तक जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे। फिर अभी 2021 से 26 तक भी इनका जो है वो इन्हीं लोगों का रूल जो है वो रहा है। पुदुचेरी जो है वो यूटी है इंडिया का, और यहाँ पे एक है यूनिक है ये, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है सिस्टम। दिल्ली और पुदुचेरी दोनों यूटीज में इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर अभी जैसे कि हमें ने देखा कि जो आपका तमिलनाडु है वहां पे हंग असेंबली है, जो भी मेजोरिटी चाहिए, जितनी चाहिए थी सीटें उतनी किसी की भी पार्टी के पास नहीं आई थी। तो उस कंडीशन में क्या गवर्नर का डिस्क्रिशन रहता है हंग असेंबली की केस में, इनको कैसे वो करना है, एक्ट करना है, इसके बारे में क्या क्या जुडिशियल रिव्यूज हुए हैं, कैसे कई सारे केसेस हुए हैं, तो उसमें क्या वो रहा है, तो उसके बारे में है। और इसमें गवर्नर के पास डिस्क्रिशन होता है कि अगर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, पूरा मेजोरिटी नहीं रह गई है, तो वो किसको जो है वो गवर्नमेंट बनाने के लिए चूज करते हैं। ज्यादातर केसेस में ऐसा पाया गया है कि जो जिस पार्टी के सबसे ज्यादा जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, उनको ही जो है वो बुलाया जाता है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसकी। और इसी के बारे में से बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जिसमें कहा था कि द फ्लोर ऑफ द हाउस इज द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑर्डेन्ड फोरम फॉर टेस्टिंग एंड मेजोरिटी सपोर्ट। मतलब फ्लोर पे ही टेस्ट होना चाहिए कि गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है क्या नहीं है। फिर एक रमेश्वर प्रसाद केस हुआ था 2006 का, उसमें भी उन्होंने सेम वो कहा था। और कई सारे मतलब इसमें व्यूज हैं कैसे गवर्नर्स जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हैं। अभी जस्टिस कुरियन जोसेफ कमेटी की रिपोर्ट थी यूनियन स्टेट रिलेशन पे। और ये जो है वो तमिलनाडु में इसके पहले जो गवर्नमेंट थी उसने इनको अपॉइंट किया था। उसमें कहा गया था कि एक नया शेड्यूल इंकॉर्पोरेट करे कॉन्स्टिट्यूशन में टू कोडिफाई द रूल्स गवर्निंग द गवर्नर्स यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, कि एक कोड्स बनाने चाहिए कि गवर्नर की जो पावर्स हैं वो क्या क्या हैं। और इसके बारे में जो है वो क्लैरिटी के लिए इन्होंने जो है वो कहा है। गवर्नर का ऑफिस भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नर ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 153 के अंतर्गत आता है इनका ऑफिस। और ये जैसे स्टेट होता है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। इनका जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो इन्हीं के नेम में जो है वो लिए जाते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर लिमिटेड होती हैं और मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे अंडर आर्टिकल 163
बट देयर एक्सरसाइज इन सिचुएशन, अब इनका कैसे इनको इस्तेमाल करना है जब हंग असेंबली हो या प्रेसिडेंट रूल हो, इसको लेकर टाइम टू टाइम काफी सारे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज जो है वो रहती है। अब जैसे अभी तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का जो भी हुआ है यहाँ पे 2-3 दिन काफी ये विवाद चला है। और चूंकि डिसिसिव वर्डिक्ट था, क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, एक पार्टी थी जो कि इमर्ज हुई थी एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो इन्होंने 3 बार ये गवर्नर हाउस गए और वहां पे इन्होंने गवर्नर से कहा कि हमें मौका दीजिए। फिर काफी सारे कंट्रोवर्सीज उसमें हुई फिर एक बार किसी पार्टी का आया कि हम इनकी की दो कि हम जो है वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, फिर बाद में हुआ कि नहीं हम सपोर्ट कर रहे हैं। बीच में खबरें आई कि डीएमके और एआईडीएमके ये भी जो है वो इन्होंने 59 और 47 सीटें जीती, तो ये कंबाइन करके सरकार बना सकते हैं। तो बहुत इसमें 2-3 दिन वो चला। तो जो गवर्नर है इनकी भूमिका पे लोग वो कर रहे थे कि पहले इन्होंने रिफ्यूज किया, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और उन्होंने कहा, डिमांड किया कि आप साइंड लेटर दीजिए जिसमें कि जो मेजोरिटी है कि 118 मेंबर्स हैं, आपके पास इतने मेंबर्स हैं बिफोर टेकिंग द ओथ, जब मतलब कि ओथ लेने के पहले। तो ये सारी चीजें हैं, तो बार बार इनको जो है वो 3 बार ये लोक भवन वहां पे गए। और उसके बाद जो भी पूरा जो नंबर इन्होंने बताया है कि 121 इनके पास एमएलए जो है वो है। तो इसमें मतलब इसका जो वो हो रहा था, ये हो रहा था कि एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो गवर्नर है उनको पहले ही इनको जो है वो बुलाना था और इनको जो है वो प्रोटेस्ट के लिए बोलना था। तो अब इसमें जैसे कि कई बार का इसमें उदाहरण दिया गया कि सरकारिया कमीशन था 1988 का। अब जैसे इस तरह के जो कमीशंस होते हैं, जैसे इनका नाम दिया है और इनका दिया गया है कि किस ईयर में आए, किससे रिलेटेड हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वेंकटाचलैया कमीशन 2002, पंछी कमीशन, इन्होंने सबने प्रिस्क्राइब किया है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। फर्स्ट, पहले की जो सिंगल लार्जेस्ट पोल अलायंस है उसको आप बुलाइए, अगर उनको भी नहीं मिला है तो सेकंड है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को आप बुलाइए गवर्नमेंट गवर्नमेंट बनाने के लिए। और फिर जो पोस्ट पोल जो अलायंस होते हैं उनको भी जो है आप बुला सकते हैं। लेकिन ये जो सीक्वेंस है इसका कई बार देखा गया है कि हाल फिलहाल में ब्रीच हुआ है, जैसे गोवा में, मणिपुर का केस है, कर्नाटका में 2018 में टाइम टू टाइम ऐसी घटनाएं देखने को मिली कि सिंगल जो लार्जेस्ट पार्टी है उसको ना बुला के और अलायंस को जो है वो गवर्नर्स के द्वारा नियुक्त किया बुलाया गया। और उसके बाद काफी सारी हॉर्स ट्रेडिंग भी देखने को मिली, तो इस चीज को लेके क्रिटिसिज्म भी काफी सारा रहा है। ठीक है, और इसमें था कि जैसे गोवा में 2017 में बीजेपी को इनवाइट किया गया, जबकि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो कांग्रेस थी, 17 सीटें इसके पास थी। सिमिलरली मणिपुर की बात कही गई कि 21 सीट था बीजेपी को और उसको बुलाया गया, कांग्रेस की 28 थी। तो टाइम टू टाइम ऐसे चीजें जो है वो हुई हैं। तो इसमें मतलब यही था कि क्या गवर्नर को क्या किस तरह से फॉलो अप करना चाहिए। और जैसे मैंने पहले बताया कि इसी को लेके जो तमिलनाडु में सरकार ने एक नया कमेटी बनाया था, उसमें कहा था कि आप इस तरह से कोड्स बनाइए कि कैसे इनको ऐड करना है अगर कोई असेंबली होती है तो। फिर माइनॉरिटी जो गवर्नमेंट्स होती हैं, इसका ये इंडियन जो सिस्टम है उसमें काफी एक फीचर वो रहा है। और हम इसका जो एक और इम्पोर्टेंट था एग्जाम्पल, जैसे कि 1996 में 16 मई को अटल बिहारी वाजपेयी को जो है वो इन्होंने जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे ये। और इनको जो है वो 13 दिन दिया गया था कि आप अपना मेजोरिटी प्रूव करिए। और उसके पहले फिर उन्हें 28 मई को जो है वो बिना वोट फेस किए ही जो है वो इस्तीफा दे दिया था। इस तरह से काफी सारी घटनाएं जो है वो हो चुकी हैं, तो क्या रोल होना चाहिए। और जैसे अब इन्होंने इग्नोर किया बार बार टीबीके का जो एक था कि हमें आप इनवाइट करिए, उसको लेके एक है कि आप नए तरीके से पूरा एक फ्रेमवर्क बनाइए ताकि पता चल सके कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट गवर्नर को किस तरह से अपना जो है वो चीजें उनका क्या जो है वो एक्शन जो है वो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक गवर्नर का रोल किस सेक्शन में आता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी कमीशंस बने हैं उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, जो केसेस हुए हैं, जो जुडिशियल रिव्यूज हुए हैं, ये सारे भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे इस तरह की जब सीन्स होते हैं तो ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना आप लोग। फिर ब्रिटेन ने अभी ये बोला है कि ये अपना वॉरशिप एचएमएस ड्रैगन इसको डिप्लॉय करेंगे वेस्ट एशिया में। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपना शिप ये भेजेंगे, वॉरशिप इनका। और इसके पहले इसको ईस्टर्न मेडिटेरियन भेजा गया था। ठीक है, और ये जब से वॉर स्टार्ट हुई है तब से जो कंट्रीज हैं, इनका ये है कि ऑयल का जो सप्लाई है उसमें काफी इफेक्ट पड़ रहा है। अभी यूएस ने भी पूरा इसको जो एरिया है उसको जो है वो कर रहा है कि हम जो है वो शिप्स वगैरह को सीज कर रहा है, जो ईरान की शिप्स हैं। ईरान भी है टाइम टू टाइम जो है वो अपना अटैक वगैरह कर रहा है। इसी को देखते हुए अभी यूके भी अपना ये शिप जो है वो डिप्लॉय करेगा। तो एचएमएस ड्रैगन जैसे यूके का है, इसको याद रखना। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही। ठीक है। फिर डीआरडीओ ने कल अपना सक्सेसफुली कंडक्ट किया एक्सटेंसिव लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट ऑफ इट्स एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबसर इन हैदराबाद। और इसके पहले ये जनवरी में टेस्ट हुआ था। और इस टेस्ट में जो है वो 700 सेकेंड टेस्ट जो है वो किया गया था, कितने सेकेंड तक जो है वो इनका वो जो जेट है ये काम किया था। और अभी ये 1200 सेकेंड तक जो है वो रन किया। और ये जो क्षमता है, माना जा रहा है कि इससे जो वॉर टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है और एडवांस होगी। और जो इंडिया का एक हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, इसको और ये स्ट्रेंथन कर रहा है। और ये जो कंबसर है, इसको जो है वो डीआरडीएल ने जो बनाया है और अपने बाकी सारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलके। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे इसमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स होती हैं, ऐसी मिसाइल जो कि ट्रेवल करती हैं एट ए स्पीड ग्रेटर देन 5 मैक। और ये जो है वो फ्लाइट के दौरान जो है वो घूम भी सकती हैं, इनकी मैनेवरिंग किया जा सकता है। और इसमें जो है वो स्क्रैमजेट इंजन जो है वो लगता है। ये जो ट्रेडिशनल रॉकेट इंजन्स होते हैं इनसे डिफरेंट होते हैं। ये ऑक्सीडाइजर्स नहीं कैरी करते हैं, बल्कि ये एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होती है उसका यूज करते हैं। और इसी वजह से माना जाता है कि ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं हाई स्पीड फ्लाइट के लिए। ठीक है, तो जितना ये जैसे कि अभी इसमें बताया ना कि सक्सेसफुल लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट ऑफ रहा ये 1200 सेकेंड का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतनी देर तक जो है वो हाई स्पीड तक ये पूरा चला। और ये काफी थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि अभी चूंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो ये इसमें थर्मल और एरोडायनेमिक जो प्रेशर्स हैं वो भी जो है वो देखने को मिलता है। और इंडिया का ये प्रोग्राम है कि हम जो अपना मिसाइल सिस्टम है उसको पूरा मॉडर्नाइज करें, उसको और पोटेंट बनाएं। और बाकी कंट्रीज जो हैं जैसे यूएस है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, इन लोग भी जो है अपना हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम पूरा जो है वो डेवलप कर रहे हैं। और अगर हमारा ये इंडिजिनस पूरा जो है वो डेवलप हो जाएगा हाइपरसोनिक में, तो इससे जो है वो हमारी जो डिपेंडेंस है फॉरेन टेक्नोलॉजी पे, ये भी जो है वो कम होगी। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पार्ट 4 फेज जो है इसको लॉन्च किया कल। और ये 25 साल हो गए हैं इस योजना के। और ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट के बैरुंदा में जो है वो इवेंट हुआ, ये मध्य प्रदेश में। और इसमें उन्होंने बताया कि ये जो इसके तहत जो विलेजेस वगैरह हैं इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो और बेहतर होगा। इस प्रोग्राम के तहत जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे काफी सारे रोड नेटवर्क बना है। और इसमें जो ये पार्ट 4 है इसके तहत 973 रोड्स बनेंगी। माना जा रहा है कि टोटल जो लेंथ है वो टोटल 2117 किलोमीटर्स का लेंथ जो है वो बनेगा, जिसका कॉस्ट जो है वो 1700 करोड़ के लगभग आएगा। माना जा रहा है कि इससे जो ये स्टेट है और जो ग्रामीण क्षेत्र है इनको जो है वो बेनिफिट मिलेगा और डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये है। और अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया था कि जो हाईएस्ट रोड लेंथ कंप्लीटेड है इसमें मध्य प्रदेश ने जो है फर्स्ट प्लेस पाया है। फर्स्ट प्लेस मतलब कि यहाँ पे जो है वो 90,766 किलोमीटर्स की रोड नेटवर्क जो है वो बन गया है। फिर उसके बाद राजस्थान का स्थान है, राजस्थान में 75,000 किलोमीटर से ज्यादा का रोड नेटवर्क बना है। फिर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो अगर सड़क के जो बनने का है मतलब सबसे ज्यादा लंबी जो सड़कें बनी है वो एमपी, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश है। और इसके अलावा जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है जैसे कि रूरल कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, तो इसमें जो है वो गुजरात फर्स्ट प्लेस पे है।
इसके बाद है तमिलनाडु, इसके बाद है हरियाणा। इन्होंने अपने रोड नेटवर्क को बनाने के लिए जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज किया है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। अब चूंकि 25 साल हो गए हैं तो इसमें पूछा जा सकता है। फिर कल प्रधानमंत्री जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पे थे, और वहां पे इन्होंने काफी सारी परियोजनाओं का इनॉग्रेशन किया। इसमें जो मेजर है प्रोजेक्ट वो है पीएम मित्र पार्क है। ये वारंगल में बन रहा है। इसको ककातिया मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 1700 करोड़ का है। और ये कंट्री का पहला फुली ऑपरेशनल पीएम मित्र पार्क है। इसका एम है एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल इकोसिस्टम बनाना, जो गवर्नमेंट का एक 5F विजन है। ठीक है, जिसके तहत फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन मार्केट्स इनको कवर किया जा रहा है। पीएम मित्र स्कीम लॉन्च हुई थी 21-22 में, ताकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिल सके और लार्ज स्केल पे जो है वो इंडिया में हर जगह टेक्सटाइल पार्क जो है वो बनाए जा सके। तो वारंगल में बन रहा है, मतलब ये बना है, इसका कल इनॉग्रेशन किया ये प्रोजेक्ट का। इसके अलावा यूपी में बन रहा है, लखनऊ में। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। जहां जहां पीएम मित्र पार्क बन रहे हैं इनका लोकेशन एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर 31 में को जो है ये इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 2026 ये होगी, न्यू दिल्ली में होगा। और इसमें अफ्रीकन कंट्रीज के जो हेड हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। इस समिट का उद्देश्य है कि इकोनॉमी, ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सब के जो एरियाज हैं इनमें और बेहतर तरीके से काम करना, साथ ही साथ क्लाइमेट एक्शन पे भी काम करना। और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया जाएगा जब समिट जो है वो होगी। इसमें इंडिया का जो विजन है कि डेवलप नेशन बनना है 2047 तक, साथ ही साथ अफ्रीका का भी एजेंडा है कि इनको भी डेवलप बनना है, तो इस पे बातचीत होगा। इसके अलावा फिर इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के बाद जो है वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट ये 1 जून को होगा। ठीक है, तो इसमें भी काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स और डिप्लोमेट्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इंडिया अफ्रीका फोरम ये इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है और ये एक मेजर इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में आता है। सबसे पहले 2008 में हुआ था न्यू दिल्ली में। फिर इसके बाद 2011 में एडिस अबाबा में हुआ। फिर 15 में हुआ न्यू दिल्ली में। फिर अभी फोर्थ समिट होना था लेकिन वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया। फिर अब जाके ये समिट जो है ये होगी, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस जितेंद्र सिंह। इन्होंने जो है वो बीएचयू में साथी फैसिलिटी इसका जो है वो पूरा रिव्यू किया। साथी क्या है? ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फैसिलिटी है, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। और इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से जो है वो बनाया जा रहा है। और इसमें इन्होंने बोला है कि ये जो है वो इस विजिट में इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है वो साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो रिसर्च सपोर्ट सिस्टम इसको और बेहतर कर रही है। इसमें इन्होंने साथी के बारे में बताया। फिस्ट फिस्ट है फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मतलब इस फंड के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर सरकार खर्चा कर रही है। इसके अलावा एडवांस रिसर्च एंड रिसोर्स फैसिलिटी है। ये भी जो है ये रिसर्च को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इनका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा जो यंग रिसर्चर्स हैं उनको जोड़ना और एंटरप्राइजेस को कनेक्ट करना है इससे। ठीक है, और इन्होंने ये साथी जो है ये बीएचयू में बना है और इसका कॉस्ट जो है वो 72 करोड़ का लगभग जो है वो इसका है। ठीक है, तो साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ये इसको लॉन्च किया गया है। ये एक मतलब साइंटिफिक रिसर्च है। तो इसमें जैसे कि बताया गया है कि अर्थ का जो बिल्डिंग ब्लॉक है किससे बनी है। ठीक है, तो उसमें काफी लंबे समय से डिबेट रहता है कि कैसे अर्थ बनी, इसमें जो मटेरियल यूज हुआ ये कैसे बना। ठीक है, और तो इसमें बताया गया है, अभी जो न्यू रिसर्च पब्लिश हुई है नेचर एस्ट्रोनॉमी में, कि अर्थ जो है वो एक बनी है एक्सक्लूसिवली ऑन मटेरियल्स इन द इनर सोलर सिस्टम। इनर सोलर सिस्टम का जो पूरा मटेरियल है उससे पूरा बना है। और ये
ज्यूरिक में रिसर्चर्स हैं, उन्होंने जो है वो कई सारे केमिकल फिंगरप्रिंट्स इनको एनालाइज किया, 10 सेट्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स जो एंशियंट स्टार्स के और जो मीटेओराइट्स के जो हैं, जो रॉकी मटेरियल इनका मिलता है। और फिर उससे इस पूरा स्टडी में उन्होंने बताया कि सजेस्ट किया कि अर्थ जो है वो 6% आउटर सोलर सिस्टम मटेरियल से बना है। और इसमें अभी बाद अदर्स ने इसमें क्लेम किया, मतलब पहले जो स्टडीज होती थी उसमें था, बाकी ने कहा कि 40% है। तो इस पे इन्होंने पूरा जो है नए सिरे से स्टडी किया, और इसके लिए इन्होंने एक न्यू मेथड का यूज किया है जिसको कि बेसियन लेटेंट फैक्टर कहा जाता है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं, जो मेटेओराइट्स, इनको पूरा प्रॉपर तरीके से स्टडी किया गया और पाया गया कि हाँ, जो इनर मटेरियल है इन्हीं से जो है वो, जो इनर सोलर सिस्टम है उन्हीं से ये सारी जो अर्थ है उसका फॉर्मेशन हुआ है। और इसमें उन्होंने कहा कि जो मरकरी है, वीनस है, ये भी जो है वो इसी तरह के केमिकल ट्रेंड को फॉलो करके बने हैं, जो कि इनका भी जो है काफी सन से दूर हैं। और इनके भी बनने के लिए जो है वो एक मिक्स, जो रिजर्वायर ऑफ प्लैनेट्स है उनका एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो यूज हुआ है। तो ये एक लंबा डिबेट चला आ रहा है कि कैसे कैसे बना है। तो अब जैसे इसमें बेसियन लेटेंट फैक्टर के बारे में बता दिया, तो जैसे इस तरह की चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, बाकी स्पोर्ट्स में आज कुछ खास ऐसा न्यूज़ नहीं था। ठीक है, तो आप हमसे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।